जय हिंद साथियों, मैं आप राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम आरओ को ध्यान में रखकर इतिहास विषय पर बात कर रहे थे और हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु था आरओ। तो सर्वप्रथम हमने देखा था कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा और हमें क्या क्या पढ़ना है और किन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किन चीजों को कम प्रायोरिटी देना है, हमने ये चीज देखा था। और इसी अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में हमने देखा था कि हमें क्या चीज पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसी के अगले चरण में हम चलते हैं, अपना पहला टॉपिक लेते हैं। और पहले टॉपिक में हम देखेंगे स्टोन एज। पहले टॉपिक में शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में भी पहला टॉपिक देखेंगे स्टोन एज यानी पाषाण काल। पाषाण काल से पिछले साल आरओ की प्री में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था अभी इस वीडियो के अंत में देखेंगे। और तब तक देखते हैं कि स्टोन एज पाषाण काल आज पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम आपको दिखाते हैं। उस पर आने से पहले कुछ कोटेशन लिखा गया है, कोटेशन को देख लेते हैं। जैसे EH कार एक इतिहासकार थे। EH कार ने कोटेशन दिया है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत या अंतहीन संवाद है। इतिहास को इन्होंने एक लिंक कहा, अतीत और वर्तमान के बीच में एक लिंक है, उसको इन्होंने इतिहास का संज्ञा दिया है। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। इन्होंने कहा कि इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है, मतलब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे। ठीक है। तो एक व्यक्ति है जेबी ब्यूरी ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। जेबी ब्यूरी ने इतिहास को एक विज्ञान के रूप में माना है, क्योंकि इतिहास में जिन चीजों का अध्ययन करते हैं बिना विज्ञान के उन चीजों का अध्ययन करना मुमकिन नहीं है, तो इन्होंने विज्ञान की संज्ञा दी है। और ये हमारे कुछ आदि मानव हैं, कैसे कैसे डेवलप हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ, इस चीज को दिखाया गया है। देखिए, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब प्रारंभिक इतिहास का विकास हुआ तो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य थे, कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था। तो पहले हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य थे, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था। फिर उसके आगे चलकर अन्य फेज में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी आए, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। हमारे इतिहासकार अभी भी लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में उन सब चीजों को भी पढ़ा जा सके। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और उसके बाद के इतिहास को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। प्री हिस्ट्री यानी प्राक ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य है। इसमें कौन कौन सा एज आएगा? स्टोन एज आएगा। ये जो पाषाण काल हम अभी अध्ययन करेंगे वो इसमें आ जाएगा। दूसरा चैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी किसमें आएगी? प्री हिस्ट्री में आएगी। भारत में 3000 BC के आसपास देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास होता है। दक्कन के क्षेत्र में होता है और नॉर्थ इंडिया में होता है। तो देखेंगे चैल्कोलिथिक किसमें आएगा? प्री हिस्ट्री में आएगा। मेगालिथिक यानी महापाषाण कालीन संस्कृति का विकास साउथ इंडिया में होता है और डेक्कन के भी कुछ पार्टी में होता है। ये कब होता है? 1000 BC के आसपास होता है। इसका विकास 1000 BC के आसपास होता है। और जबकि चैल्कोलिथिक का जो प्रारंभिक स्थल मिलता है गढ़ेश्वर, वो लगभग 3000 BC के आसपास का है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 3000 BC के आसपास से शुरुआत देखी जाती है चैल्कोलिथिक का। तो ये था प्री हिस्ट्री यानी प्राक ऐतिहासिक काल। इसको इतिहास के पहले के काल में रखते हैं, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य होता है। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री।
प्रोटो हिस्ट्री जिसमें लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य, ये साक्ष्य है जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसको हमारे इतिहासकारों को अभी तक इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, तो इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। इसमें के उदाहरण क्या है? आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि, उसको हमने अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है हमें, तो हम लोग इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। दूसरा वैदिक एज, वैदिक एज को भी इसी में रख देते हैं। देखिए वैदिक एज का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। अब सवाल है उठता वैदिक एज को क्यों प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं जबकि वैदिक एज का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य ना होने की वजह से, पुरातात्विक साक्ष्य ना होने की वजह से इसको प्री हिस्ट्री में नहीं रख रहे हैं, जबकि जो इसके लिटरेरी साक्ष्य हैं, जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, ये देखिए अन्य श्रुतियों पर आधारित थी। उस टाइम कुछ लिखा नहीं गया था। बाद में जब लेखनी का आविष्कार हुआ, जब लेखनी की खोज हुई, मानव ने लिखना सीखा, तो बाद में लिखा गया जो भी किताबें लिखी गई। और जब ये वैदिक एज था तो उस टाइम अनुश्रुतियों पर आधारित था। ठीक है, तो इसीलिए ना इसको इसमें रखते हैं, इसको ऐतिहासिक काल में भी नहीं रख सकते क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं था, तो इसको रखते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में। अब अगला है हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक काल। इस काल में देखेंगे हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद रहते हैं प्लस लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं। लिखित साक्ष्य है प्लस उसको पढ़ने में भी हमें सफलता मिली है। लिखित साक्ष्य है और उसको पढ़ने में भी हमें सफलता मिली है, तो इस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो 6ठी सेंचुरी 6 सेंचुरी बीसी यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर उसके आगे तक 300 बीसी हम उसके आगे का जो काल है हम लोग उसको हिस्ट्री या ऐतिहासिक काल के संदर्भ में रखते हैं। तो ये था 3 काल। इतिहास को हम लोग 3 कालों में डिवाइड करके रखते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते अगले स्लाइड की तरफ। अब देखेंगे पाषाण काल, जो पहला टॉपिक है पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल में, पाषाण काल यानी स्टोन एज, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, दूसरा है मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। इसमें देखिए पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, तो इसको हम लोग टाइम पीरियड को भी देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी चीजों को देखेंगे हम लोग। तो इसका टाइम पीरियड है 1 मिलियन ईयर एगो। ये जो पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड है 10 लाख वर्ष पूर्व। 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व यानी 1 मिलियन ईयर एगो। 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 बीसी, 10,000 बीसी तक का काल जो माना जाता है पैलियोलिथिक एज माना जाता है। और 10,000 बीसी से लेकर लगभग अबाउट 6,000 बीसी, लगभग 6,000 बीसी का काल माना जाता है मेजोलिथिक। अब 6,000 बीसी के बाद का काल हम लोग मानते हैं नियोलिथिक काल, नव पाषाण काल माना जाता है। तो इन 3 कालों को देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की जो सबसे पहली विशेषता है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, आखेटक का मतलब हंटिंग यानी शिकार करना। जो उस टाइम के मानव थे वो अपना जीवन यापन शिकार पर करते थे, शिकार के माध्यम से अपने जीवन का यापन करते थे, हंटिंग करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करते थे। देखिए इसमें लिखा भी होगा कि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, बड़े पत्थरों का प्रयोग, बड़े पत्थरों का प्रयोग, बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। और लॉजिक भी यही है, अगर आपको शिकार करना है, जंगली जानवरों का शिकार करना है, तो आपको बड़े पत्थरों की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी वो जानवर मरेगा और जिसको आप अपने भोजन के रूप में यूज करेंगे। और खाद्य संग्राहक, दूसरा पॉइंट है खाद्य संग्राहक, फूड गैदरिंग। खाद्य संग्राहक का मतलब कि उत्पादन नहीं करते थे, जंगलों में जो भी उनको भोजन के रूप में मिलता था, फल फूल ये सब, उसको यूज करते थे, उपभोग करते थे, तो इसको बोलते हैं खाद्य संग्राहक। इसमें
एक और विशेषता है कि स्थायी निवास अनुपस्थित एवं खाना बदोश का जीवन था। स्थायी निवास नहीं था, सेटलमेंट नहीं था, खाना बदोश का जीवन था। मतलब आज यहाँ पे हैं, कल कहाँ रहेंगे कुछ नहीं पता है। एक पार्टिकुलर सीजन में इस खास जगह पे हैं, अगले सीजन में किसी और जगह चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं खाना बदोश का जीवन। खाना बदोश का जीवन यानी नोमैडिक लाइफ जीते थे और स्थायी निवास नहीं था। और जब स्थायी निवास नहीं रहेगा तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर वगैरह भी डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो भी कृषि करेगा, खेती का उत्पादन करेगा, तो उसको क्या होगा, एक जगह पे बसना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और जबकि खाना बदोश, इनको पता है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे स्थायी निवास की प्रवृत्ति जन्म हो। तो ये दोनों विशेषता है। उसके बाद ये कुछ औजार भी हैं, अभी देखेंगे औजार को भी। अगला है मीजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। अगला है मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। देखिए यहाँ पे था आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, और यहाँ पे आखेटक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक नया विशेषता जुड़ गया है, पशुपालक। यानी कि अब जो प्रारंभिक मानव थे या इस काल के मानव थे, पशुओं को पालन करना सीख लिया था, यानी पशुओं को, जंगली जानवरों को पालतू जानवर बनाना सीख लिया था। तो ये पशुपालन की प्रवृत्ति यहाँ पे देखेंगे। और ये छोटे पत्थरों का प्रयोग, मैंने यहाँ पे अभी बताया कि यहाँ बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे और यहाँ पे छोटे पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थरों की विशेषताओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। और मीजोलिथिक को दोनों के बीच संक्रमण का काल, दोनों मतलब नियोलिथिक और पैलियोलिथिक, दोनों के बीच संक्रमण का काल माना जाता है। अपने आने वाले काल के और अपने पिछले वाले काल, दोनों के बीच संक्रमण का काल माना जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ की भी विशेषता दिखाई देती है और कुछ यहाँ की भी विशेषता दिखाई देती है, तो इसको संक्रमण का काल माना जाता है। और एक और चीज इसमें देखेंगे कि खाद्य उत्पादक, खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन। देखिए यहाँ भी खाद्य संग्रह है, यहाँ भी खाद्य संग्रह है, तो ये खाद्य उत्पादन में जो परिवर्तन होगा ये आगे हमें नियोलिथिक एज में देखने को मिलेगा। यानी कि इस काल के अंतिम चरणों में, मध्य पाषाण काल के अंतिम दिनों में हमें नव पाषाण काल की कुछ विशेषता देखने को मिलने लग जाती हैं। जैसे अग्नि का आविष्कार हो गया, और ये होगा ये खाद्य उत्पादक में परिवर्तन, यानी जो एग्रीकल्चर वगैरह के साथ यहाँ से थोड़े थोड़े डेवलप होने शुरू हो गए थे। और यहाँ पे की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, अग्नि तकनीक से जीवन में परिवर्तन। अग्नि का जो आविष्कार हुआ था, जो खोज हुआ था, यानी प्रारंभिक रूप में अपने यहाँ पे तो हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि अग्नि का जो बृहद तौर पर उपयोग हुआ, अग्नि का जो बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ, और नवपाषाण काल में हुआ। लेकिन जो प्रारंभिक खोज हुआ था, वो मध्य पाषाण काल में हमें देखने को मिल जाता है। तो अग्नि बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, अग्नि का उपयोग करना बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा मानव के जीवन में, उस टाइम के मानव के जीवन में। इसका अगला पॉइंट देखेंगे कि कला अभिव्यक्ति, हमें मध्य पाषाण के में कला की एक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। और अभिव्यक्ति किन क्षेत्रों में? चित्रकला के क्षेत्र में। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है भीमबेटका। भीमबेटका एमपी में है, भोपाल के पास से, रायसेन जिले में। तो भोपाल के आसपास से भीमबेटका, यहाँ पे चित्रकला दिखाई देती है। मध्य पाषाण काल में ये गुफाओं में रहते थे, आश्रय कोई परमानेंट सेटलमेंट था नहीं, घर बनाना जानते नहीं थे, तो गुफाओं में, कंदराओं में रहना पड़ता था, मौसम से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए मानव की मजबूरी थी गुफा में रहना। तो परमानेंट सेटलमेंट, अभी उन्होंने घर गृहस्थी बनाना नहीं सीखा था, तो गुफा में रहते थे। अब सपोज करो गुफा में है, तो गुफा की दीवारों पर कुछ इस तरीके से, मतलब जानवरों की, पेड़ पौधों की और बर्ड्स, पक्षियों की पेंटिंग की है, जो हमारे लिए एक अध्ययन का विषय वस्तु बन गया। उनके लिए हो सकता है मनोरंजन का साधन रहा हो, लेकिन हमारे लिए एक अध्ययन का विषय वस्तु रह गया। और आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भीमबेटका की चित्रकला, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नियोलिथिक, नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल में देखेंगे कई सारी नई विशेषताएं देखने को मिलेंगी। यहां से मतलब जो आधुनिक मानव दिखेगा, आधुनिक मानव जिन जिन चीजों का उपयोग करता है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमें नवपाषाण काल में दिखती है। और नवपाषाण काल को एक क्रांति के तौर पर भी देखा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे खाद्य उत्पादक। देखिए खाद्य उत्पादक, अभी क्या था,
अभी मैंने संग्राहक कहा था, यहां पे मैंने संग्राहक शब्द का यूज किया था और यहां पशुपालक था। अब यहां पे खाद्य उत्पादक हो गया, मतलब अपने भोजन के लिए उत्पादन करना सीख लिया, इसी को उत्पादक बोलते हैं। यहां पे कंज्यूमर था, यहां प्रोड्यूसर बन गया, यानी यहां पे कृषि प्रारंभ हो गया। उत्पादक मतलब कृषि प्रारंभ हो गया यहां पे, और मानव ने खेती करना सीख लिया और काफी बड़े पैमाने पर भी यूज करना शुरू कर दिया। और जब कृषि करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि कृषि करोगे कहीं धान या गेहूं, अगर गेहूं की खेती करोगे तो ऐसा तो है नहीं खेती करने के बाद उस एरिया को छोड़ के कहीं और चले जाओगे। मेहनत करोगे, जमीन को साफ करोगे, खेती करोगे, तो वहां रुकना पड़ेगा, और जब रुकना पड़ेगा तो परमानेंट सेटलमेंट बनाओगे, एक बस्ती बनाओगे, एक संस्कृति का विकास करोगे। तो आप देखेंगे कृषि के कारण मानव ने एक बस्ती में रहना प्रारंभ किया, बस्ती में रहना प्रारंभ किया। एग्रीकल्चर के कारण मानव में एक जगह बसने की प्रवृत्ति आई। अब देखेंगे परिष्कृत औजार, परिष्कृत औजार मतलब अब बहुत ज्यादा परिष्कृत औजार, बहुत अच्छे किस्म के, उन्नत किस्म के औजार बनने लगे, क्योंकि आप खेती जब करोगे तो आपको बड़े औजार, बड़े पत्थरों के औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको छोटे और नुकीले औजार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जमीन को खोदने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए आपको इस तरह के औजार की जरूरत पड़ेगी। पॉलिश औजार, अभी आगे एक स्लाइड में देखेंगे, औजार को पॉलिश करके चिकना एवं नुकीला बनाया जाता था ताकि जमीन की खुदाई कर सके, ताकि छोटे छोटे जानवरों का, क्योंकि अग्नि का आविष्कार कर लिया था, अब अग्नि के आविष्कार के माध्यम से जानवरों को पकाकर खाने की प्रवृत्ति आ गई थी। अब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप करोगे या खेती करोगे, तो खेती करने के लिए जमीन की खुदाई करोगे, तो इसके लिए क्या होगा, आपको परिष्कृत औजार चाहिए, पॉलिश औजार जो खुरदरे ना हो, जो बिल्कुल चिकने हो। तो ये देखेंगे, ठीक है। ग्राउंड टूल्स, ग्राउंड टूल्स का मतलब आपको छोटे छोटे टूल्स देखने को मिलेंगे, यानी जो जंगलों की, पेड़ पौधों की सफाई कर सके, ऐसे टूल्स आपको दिखेंगे। उसके बाद बोन टूल्स आपको दिखेंगे, मतलब हड्डियों के औजार दिखेंगे। अब हड्डियों के औजार क्यों दिखे, देखो पहले क्या था कि जब अगर मानव ने पत्थरों के पास, यानी कोई पर्वत है, कोई पहाड़ है, अगर उसके पास है, नदी है, तो उसके पास अगर अपना निवास स्थान बनाया हुआ है, वहां पर रहता है, तो उसको औजार के रूप में पत्थर मिल जाएंगे। लेकिन सपोज करो अगर वो पहाड़ों के पास नहीं है, कहीं मैदानी एरिया में है, तो उसको औजार के रूप में क्या, हड्डियों के औजार बनाने पड़ेंगे। और हड्डियों के औजार पत्थरों की तुलना में थोड़ा परिष्कृत भी होते हैं। तो हम देखेंगे ऐसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल चिरांद में मिलता है। चिरांद एक जगह है बिहार में, चिरांद एक जगह है बिहार में, यहां पे हमें हड्डियों के औजार मिलते हैं। तो बोन टूल्स भी दिखेंगे। प्रारंभिक कृषक समुदाय, यानी प्रारंभिक कृषि समुदाय, इसका टाइम पीरियड कब से कब है, 7000 से 6000 बीसी के आसपास। आप देखेंगे 7000 से 6000 बीसी के आसपास भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ में हमें प्राचीन कृषि समुदाय देखने को मिलेगा, और प्राचीन कृषि के प्रमाण भी मिलते हैं, कृषि के, खेती के प्रमाण भी देखने को मिलेंगे। अब हो गया प्रारंभिक कृषक संस्कृति और कृषक बस्ती। हमें जो प्रारंभिक कृषक संस्कृति भी दिखेगी और बस्तियां भी दिखेंगी। जैसा अभी मैंने कहा कि कृषि करोगे तो आपको एक जगह बसना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कृषक बस्तियां भी देखने को मिलेंगी। 6000 से 7000 बीसी के आसपास ये परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये कुछ औजार देख लेते हैं। ये बड़े औजार हैं कुछ, ये कुछ औजार हैं, ये कुछ छोटे औजार हैं, ये मध्य पाषाण कालीन औजार हैं, ये नव पाषाण कालीन परिष्कृत हैं। ये थोड़ा कलरफुल ज्यादा हो गया है, लेकिन कुछ इसी तरह के रहे होंगे, कुछ पॉलिश और कुछ परिष्कृत, इस तरह के नव पाषाण कालीन औजार रहे होंगे। तो ये था, कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे अभी हम लोग, अब कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो
स्टोन एज से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। देखो हथियारों का आविष्कार से क्या हुआ, क्योंकि अगर मानव कोई उन्नत टेक्नोलॉजी थी नहीं और कोई घर नहीं था कि जहां पे जंगली जानवरों से बचाव कर सके, भोजन के रूप में कृषि करना प्रारंभ नहीं किया था, तो उसे अपने भोजन के लिए, अपनी रक्षा के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा औजार चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके प्लस उसको भोजन भी प्रोवाइड कर सके। तो आप देखेंगे ये जो हथियारों का आविष्कार है ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको एक क्रांतिकारी घटना माना है इतिहासकारों ने। ठीक है, अब देखेंगे पूरा पाषाण काल के लोग नेग्रिटो जाति के थे। क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के थे, नेग्रिटो जाति के थे, ये पूछता है। आगे हड़प्पा सभ्यता में भी देखेंगे वो लोग किस जाति के थे। तो अगला पॉइंट है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मई 1863 में, मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक गए थे पल्लवरम में, तमिलनाडु के, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक पुरावेत्ता थे। तो इन्होंने वहां पे एक हैंड एक्स की खोज की, इन्हें एक हैंड एक्स मिला। तो उस हैंड एक्स के आधार पे इन्होंने ये उपकरण की खोज की और पूरा पाषाण कालीन उपकरण, इसके माध्यम से इन्होंने थोड़ा मतलब जानकारी मिली और इतिहास को हमारे सामने लाने का प्रयास किया इन्होंने। तो ये क्वेश्चन पूछता है और आया भी है कि इनको कहाँ पे इनको एक पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिला। इनको पल्लवरम नामक स्थान पर, पल्लवरम कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो यहाँ से इनको एक उपकरण मिला, यानी एक औजार मिला, हैंड एक्स मिला था इनको। कब? 1863 में। और किसको? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, इनको कुछ उपाधियां दी गई हैं, जैसे इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है, यानी भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला है कि पूरा पाषाण काल, ये अभी मैं बता भी रहा था कि इनकी जो जीवन शैली थी आखेट पर निर्भर थी। ये जो पूरा पाषाण कालीन लोग थे, इनकी जो जीवन शैली थी आखेट पर निर्भर थी, हंटिंग करते थे। अपने भोजन के लिए कुछ चाहिए होगा तो हंटिंग करेंगे। हंटिंग कैसे करेंगे? हंटिंग के लिए औजार चाहिए, तो औजार के लिए पत्थरों का यूज करेंगे, तो मजबूरी है पत्थरों के आसपास रहे। और नदियों, पानी पीने के लिए चाहिए तो नदियों के आसपास देखेंगे प्रारंभिक सभ्यताएं डेवलप हुई। खाना बदोश जीवन जीते थे, घुमक्कड़ी टाइप के थे, नोमैडिक टाइप के थे। आज यहाँ पे हैं, कल कहाँ रहेंगे? एक जगह, जैसे मान लीजिए एक जगह निवास करते हैं, वहाँ खाने पीने के लिए जितनी भी चीजें हैं जब तक अवेलेबल है तब तक यूज किया, वहां से सारी चीजें खत्म हुई, मौसम चेंज हुआ तो किसी और जगह मूव कर गए। इसी को बोलते हैं घुमक्कड़ी जीवन। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, यही मैं अभी बता रहा था। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, मतलब फूड गैदरिंग था, जो भी मिलता था इकट्ठा कर लेता था, खा पी लेता था। उत्पादन करना नहीं जानता था। उत्पादन करना कब जाना? नव पाषाण काल में जाना। पूरा पाषाण काल में उत्पादन करना नहीं जानता था। उत्पादन कब करना शुरू किया या खेती करना कब शुरू किया? नव पाषाण काल में शुरू किया। अगला भीमबेटका के बारे में दिया है कि भीमबेटका के बारे में अभी मैं बता रहा था। मध्य पाषाण कालीन ये चित्रकला का एक प्राचीन उदाहरण है। चित्रकला का प्राचीन उदाहरण है, मध्य पाषाण कालीन है। और कहां पे है? भोपाल के पास में है। ठीक है, तो यहां से गुफा चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। ये हो गया। इसका उल्लेख किसने किया? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। वीएस वाकाणकर ने इसका उल्लेख किया। ये जो भोपाल के पास ये भीमबेटका जो गुफा है, इसकी खोज किया था इन्होंने। बीएस वाकाणकर ने इसका खोज किया और इसके बारे में इन्होंने बताया। तो बीएस वाकाणकर ने भीमबेटका गुफा की खोज की और इसके बारे में बताया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत में मध्य पाषाण काल होलोसिन युग के साथ शुरू हुआ। ये देखो, होलोसिन युग में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये दोनों होलोसिन युग में आते हैं, जबकि पूरा पाषाण काल प्लीस्टोसिन युग में आता है।
ये पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल, ये प्लीस्टोसीन युग में आता है, प्लीस्टोसीन युग में। हो सकता है मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछ ले। और जबकि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल भी होलोसीन युग में आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या मिली। अलग अलग स्थल मिले हैं और उन स्थलों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। तो मिली तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग वही देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भारत में मानव के अस्थि पंजर के का सबसे पहला अवशेष कहां पे मिला। तो अस्थि पंजर मतलब स्केलेटन, जो ह्यूमन स्केलेटन का सबसे पहला जो अवशेष मिला है कहां पे, प्रतापगढ़, यूपी का एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के सराय नाहर प्रतापगढ़ में है, एवं महदहा, ये दोनों प्रतापगढ़ में है। सराय नाहर और महदहा दोनों प्रतापगढ़ में है, यहां से मिला है। तो जो प्राचीनतम जो अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं यूपी में, प्रतापगढ़ एक जिला है, प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त हुए हैं। और कब के हैं, ये मध्य पाषाण कालीन है, ये मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है, ये जगह का नाम ध्यान रखना है, सराय नाहर और महदहा, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए पूछ सकता है कि कहां पे है, कौन से जिले में है, सराय नाहर और महदहा। एक और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये देख लेते हैं। एक ही शव से 3 मानव कंकाल, एक ग्रेवयार्ड था, कब्र था, वहां से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ग्रेवयार्ड, एक कब्र था, वहां से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहां से, दमदमा से मिले हैं। तथा एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल सराय नाहर से मिले हैं। 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। जबकि एक ही कब्र से, एक ही ग्रेवयार्ड से, एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल कहां से मिले हैं, सराय नाहर से मिले हैं। ठीक है, अभी इन जगहों का लास्ट में एक लिस्टिंग देखेंगे कौन सी जगह कहां पे है। ठीक है, तो सराय नाहर से 4 मानव कंकाल और जबकि दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये दमदमा पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, दमदमा से सर्वाधिक शवाधान मिले हैं, जबकि लखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। जो सर्वाधिक शवाधान मिले हैं, ग्रेवयार्ड, जो सर्वाधिक जो कब्र मिली है कहां से मिली है, दमदमा से मिली है। ठीक है, और जबकि सर्वाधिक मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन कहां से मिले हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले हैं, ये लखैया से मिले हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक शवाधान कहां से मिले हैं, ये दमदमा से मिला है। और जबकि सर्वाधिक स्केलेटन कहां से मिला है, यह मिला है लखैया से। अब देखते कुछ और चीजों को देखते हैं। जो प्राचीन झोपड़ियां थी, झोपड़ी यानी बस्ती, जो प्राचीन जो ह्यूमन ने यूज करना शुरू किया, जो प्राचीन मतलब बहुत ही प्राचीन काल की जो बस्तियां थी, वो कहाँ मिली सबसे पहले। इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला, पैसरा, एक जगह का नाम है ये पैसरा, ये बिहार में है। पैसरा बिहार में एक जगह का नाम है, तो यहाँ पे मिला। पिछली बार आरओ के मेंस में इस पर क्वेश्चन बना हुआ था, ये भी एक था, और भी पॉइंट थे, भी देखेंगे आगे क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राचीनतम साक्ष्य मिला किसका, प्राचीन झोपड़ियों का प्राचीनतम साक्ष्य पैसरा बिहार में मिला है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। ये सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो अपने आप में बहुत सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मोस्टली इन सारे पॉइंट पे क्वेश्चन बने हुए हैं, और जिस पे नहीं बने हुए हैं उस पे आगे बनने की संभावना है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि आरओ 2021 में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बने हुए हैं इस टॉपिक पे, और मेंस में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस चीज को ध्यान देना, एक एक पॉइंट यहां अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में हुआ। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में या नव पाषाण काल की स्टार्टिंग फेज में हुआ।
ये बात होता है। लेकिन एक और अन्य तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य है कि मानव ने अग्नि का बृहद पैमाने पर यूज किस काल में किया? नवपाषाण काल में किया, जबकि अग्नि की खोज मध्य पाषाण काल में हो गई थी। यानी बहुत ही अल्प लेवल पर इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन बृहद पैमाने पर बहुत ज्यादा यूज किया नवपाषाण काल में। इसको ध्यान रखना है। मे भी स्टेटमेंट देके पूछ ले, तो इन दोनों चीज का ध्यान रखना है कि खोज तो पहले हो गई थी, लेकिन बृहद पैमाने पर यूज नवपाषाण काल में हुआ। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। और अग्नि के ऊपर वैसे भी कई क्वेश्चन बने हुए हैं। नवपाषाण के ऊपर आप देखेंगे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में भी, और पहले जब डिस्क्रिप्टिव मेंस नहीं हुआ करता था 2018 के पहले, तब भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं इस टॉपिक पर। तो इन दोनों मतलब पॉइंट को ध्यान में रखना है। नवपाषाण काल मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों काल में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में दक्षिण एशिया का प्राचीनतम लघु पाषाण काल औजार फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए, मैंने अभी बताया कि प्राचीन काल में या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल में पत्थरों के औजार बनते थे। तो पत्थरों के औजार बनते थे, तो हो सकता है कि आधुनिक काल की तरह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी फैक्ट्री रही होगी। ठीक है, तो यानी जहां पे औजार बनते हों। अब वर्तमान काल की तरह मतलब अभी करंट की तरह फैक्ट्री नहीं होंगी बहुत बड़ी डेवलप मात्रा में, लेकिन एक फैक्ट्री होगी जहां पे इन औजारों का निर्माण किया जाता होगा। ठीक, ऐसी एक जगह है ज्वालापुरम। ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में है। ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में है, और ये यहाँ पे एक माइक्रोलिस टूल्स फैक्ट्री, मतलब कि छोटे छोटे जो औजार बनते हैं तो उसकी एक फैक्ट्री मिली है। क्योंकि बड़े पत्थर हुए उसको तो औजार बना लो, कहीं से भी उठा के औजार बना लो, कहीं से उठा के किसी के ऊपर फेंक दो, लेकिन उन बड़े पत्थरों को लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर उसको परिष्कृत करना है, उसको पॉलिश करना है, अच्छा औजार बनाना है, एक उन्नत किस्म का औजार बनाना है, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ और यंत्र की जरूरत पड़ेगी। तो आप किसी खास पार्टिकुलर जगह पे अगर उन चीजों को करेंगे तो कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलेगा। तो वही हुआ ज्वालापुरम में। और इसके बारे में एक और तथ्य है कि दक्षिण एशिया की प्राचीनतम, ये जो फैक्ट्री है दक्षिण एशिया की प्राचीनतम औजार फैक्ट्री है, लघु पाषाण काल यानी छोटे छोटे पत्थरों की औजार फैक्ट्री है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। मैंने अभी इसके पहले वाले स्लाइड में भी बताया था कि नवपाषाण काल में कि मानव ने खेती का सर्वप्रथम करना कब प्रारंभ किया, खेती का आविष्कार कब किया, या मानव ने खेती करना, कृषि करना कब प्रारंभ किया। तो मानव ने खेती करना नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। ठीक है, तो कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत हुई नवपाषाण काल में, और इस काल में गेहूं, सबसे बड़ी खोज गेहूं मानी जाती है। मानव ने प्रारंभिक में जैसे गेहूं का, जौ का और चावल का यानी धान का जो प्रारंभिक खेती किया, गेहूं, जौ और चावल का यानी धान का। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं की बात की जा रही है। तो भारतीय उप महाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 बीसी के आसपास बलूचिस्तान के बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो प्राचीनतम जो सेटलमेंट, प्राचीनतम बस्ती के प्रमाण मिले। बस्ती मतलब कि पहले घुमंतु प्रवृत्ति के थे। ठीक है, यायावर टाइप का जीवन जीते थे, नोमैडिक टाइप का जीवन जीते थे। तो जब बसना प्रारंभ किया, जब पहली बार जहां पे बसे, जो इसका प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। ये बोलन दर्रे के पास है, बोलन दर्रे के पास है ये। ठीक है, अब मेहरगढ़ में ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 7000 बीसी के आसपास। मेहरगढ़ में ही अभी देखेंगे ये भी चेंज हो जाएगा। जब लहुरा देव में, यूपी के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव में साक्ष्य मिलेगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। अभी तक फिलहाल अभी तक प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे, 7000 बीसी के आसपास मेहरगढ़ से। ठीक है, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से एक और फाइंडिंग मिली है, पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो भी मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस पे नहीं आया हुआ है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला है, वो मेहरगढ़ से मिला है। आप देखेंगे नवपाषाण काल में ही मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया था, क्योंकि खेती करेंगे और एक जगह पर जब बसेंगे तो उनको दूध वगैरह के लिए, उनको अपने भोजन के लिए
बृहद पैमाने पर पशुओं की जरूरत पड़ेगी। तो मानव ने जंगली जानवरों को पालतू जानवरों में कन्वर्ट किया, उनको अपनी सुविधाजनक रूप से पालतू बनाया। और सबसे पहला जानवर था कुत्ते को पालतू बनाया। और कुत्ते को पालतू इसलिए बनाया क्योंकि कुत्ता एक रखवाला टाइप का होता है, जंगली जानवर से सुरक्षा भी करेगा, उनको आगाह भी सूचित भी कर देगा। तो मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, तो ये पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और यूपी में एक जगह है लहुरा देव, यूपी में एक जगह है लहुरा देव। ठीक है, संत कबीर नगर जिले में है। कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है, यूपी के एग्जाम में पूछ सकता है, खासकर आरओ और यूपी पीसीएस में। तो लहुरा देव यूपी में एक जगह है, संत कबीर नगर जिले में। यहां से लगभग 9000 बीसी से 8000 बीसी के आसपास, 9000 बीसी से लेकर 8000 बीसी के आसपास चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और यह नवीनतम खोज है, मतलब नवीनतम खोज है, ये अभी हाल फिलहाल में मिला है, जिसे भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब तक ये लहुरा देव में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिले थे, तब तक किसको माना जाता? तब तक मेहरगढ़ को खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था। लेकिन लहुरा देव में 9000 बीसी से 8000 बीसी के आसपास खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिल गया है। तो अब मेहरगढ़ को ओवरलैप किसने कर दिया? लहुरा देव ने कर दिया। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से, जो 9000 बीसी से लेकर 8000 बीसी के आसपास का है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है कि निकट भविष्य में, देखो अभी भी इतिहासकार लोग कुछ ना कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस पर काम हो रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसे निकट भविष्य में इसको भी कोई ना कोई खोज ओवरलैप कर जाए, हो सकता है इससे भी पुराना कोई साक्ष्य मिल जाए। लेकिन जब तक कि कोई और नया साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई नई खोज की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? लहुरा देव से मिले हैं, जो कि यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। तो यूपी से मिला हुआ है, तो यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, एक और जगह है वेलन घाटी, ये विंध्यन क्षेत्र में है। कोल्ढीवा जगह का नाम है, कोल्ढीवा, विंध्यन क्षेत्र में कोल्ढीवा है। यहाँ के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो चावल का प्राचीन साक्ष्य मिला है ये कोल्ढीवा से मिला है। यूपी की बेलन घाटी मतलब मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र है। तो वहां पे मिला है 6000 बीसी पुराना है। ये जो चावल का साक्ष्य मिला है ये 6000 बीसी पुराना है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो आए हुए हैं या पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आगे क्या है? आगे कुछ और तथ्य हैं जो नियोलिथिक के बारे में है। नियोलिथिक यानी नवपाषाण कालीन कुछ और तथ्य हैं, उस पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जानवरों को पालतू बनाना, ये तो मैंने बता ही दिया था कि जब आप कृषि करोगे, मानव अगर कृषि करेगा, खेती करेगा, तो उसको पालतू जानवर भी चाहिए, अपने भोजन के लिए भी जानवरों का यूज करेगा, दूध वगैरह के लिए इस्तेमाल करेगा, और जब जरूरत पड़ी जैसे बकरी वगैरह भेड़ को पालन करेगा, तो जब जरूरत पड़ी भोजन के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है, या मरने के बाद भी यूज कर सकता है अपने भोजन के लिए। तो इसलिए मानव ने पालतू बनाया, प्लस अपने सुरक्षा के लिए भी कुत्तों को पालना शुरू किया, प्लस कुछ और जानवरों को पाला अपने सुरक्षा के लिए। ठीक है, कृषि की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में ही, कृषि की शुरुआत देखी जाती है। स्थिर ग्राम में जीवन, जब कृषि करोगे और जानवरों को पालतू बनाओगे तो तुम्हें एक जगह इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, एक जगह इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। ठीक है, नाव का निर्माण शुरू हुआ, इस काल में देखेंगे नाव का भी निर्माण हुआ, नदियों को पार करने के लिए। नदी के किनारे रहते थे, तो प्रारंभिक मूवमेंट नाव में नदी में दिखेगी, तो नाव का निर्माण शुरू हुआ। आधुनिक काल की तरह नाव नहीं थे, मतलब छोटे मोटे किन्हीं पेड़ पौधों का यूज करके, किसी न किसी जैसे केले का पत्ते का भी यूज करके नाव का निर्माण शुरू किए होंगे। तो इससे नदियों को पार करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव का निर्माण शुरू किया। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फसल थे नवपाषाण काल में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फसल थे ये देख लेते हैं। जैसे कि रागी कुल्थी, इसको हार्स ग्राम भी कहते हैं। चावल
बता दिया था मैंने, गेहूं भी है, जौ भी है और कपास भी है, ये भी मैंने बता दिया था। तो ये सब नवपाषाण काल के कुछ क्रॉप्स थे। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ ले। कपास भी था, देखो चावल जौ गेहूं ये तो सबको पता होता है, कपास भी था, क्योंकि आगे आईबीसी में देखेंगे, आईबीसी में भी कपास था, लेकिन यहां भी कपास था, नियोलिथिक एज में भी कपास था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट में देखे पूछ ले या रिलेशन वाले क्वेश्चन में पूछ ले, तो इसको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। कुछ स्थल मिले हैं, महत्वपूर्ण पाषाणिक स्थल, जो स्टोन एज के कुछ साइट्स मिले हुए हैं वो देखेंगे। इसमें मैंने तीनों को इंक्लूड किया है, मैंने अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया है कि कौन सा पूरा पाषाण काल का है, कौन सा मध्य पाषाण काल का, कौन सा नवपाषाण काल का, मैंने तीनों को एक साथ करके दे दिया है इसमें। तो गुजरात में लंगनाज, लंगनाज और एक है लोटेश्वर। लंगनाज गुजरात में है और लोटेश्वर भी गुजरात में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? नागार्जुन कोंड, नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश में है। रेनीगुंटा, रेनीगुंटा भी आंध्र प्रदेश में है। और ज्वालापुरम, मैंने अभी ज्वालापुरम के बारे में बात भी किया था, तो ये ज्वालापुरम भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये था आंध्र प्रदेश का। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में बेल्लारी, देखो बेल्लारी के बारे में तो मुझे लगता है मोस्टली लोग जानते ही होंगे। जो यूपी पीसीएस आरओ या पीसीएस की तैयारी करता है, जो पहले तैयारी करता है, जो पहली बार नहीं तैयारी कर रहा है, तो मुझे जहां तक लगता है बेल्लारी के बारे में जानते होंगे। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं वो अब जान लीजिए। बेल्लारी कर्नाटक में है। बेल्लारी में संगन कल्लू, ये थोड़ा टफ है, इसको कम लोग जानते होंगे, संगन कल्लू। ठीक है, एक है पिकलिहल, पिकलिहल भी एक जगह है। एक जगह है हल्लूर। ये सब क्या है? ये सब पाषाणकालीन स्थल हैं, महत्वपूर्ण स्थल है। वैसे तो और भी बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे बता रहा हूं। तो कर्नाटक में हो गए बेल्लारी में संगन कल्लू, पिकलिहल और हल्लूर, ये तीनों कर्नाटक के हो गए। एमपी में है आदमगढ़ और भीमबेटका। जो एमपी पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ और भीमबेटका। यूपी वालों के लिए भी है, लेकिन एमपी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी के अपने साइट्स देख लेते हैं। ठीक है, मिर्जापुर, मिर्जापुर में है मोरहना पहाड़, मिर्जापुर में मोरहना पहाड़। और बघई खोर, मोरहना पहाड़, बघई खोर और लेखैया। लेखैया पे आरो यारो 21 मेंस में क्वेश्चन पूछा था, यानी पिछले आरो यारो 21 में क्वेश्चन पूछा था, मैचिंग का क्वेश्चन था। उसमें लेखैया था, पैसाहा था, ऐसे जगह था, 3-4 जगह का नाम दिया था, तो वो था। एक जगह मुझे लगता है इसका था, प्रतापगढ़ के कोई साइड्स का एक जगह था। प्रयागराज का देख लेते हैं। प्रयागराज में चौपानी मांडो और कोल्ढीवा, कोल्ढीवा है। कोल्ढीवा में जैसे मैंने अभी बताया था प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। कोल्ढीवा और चौपानी मांडो, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों प्रयागराज में हैं, इस बात का ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ में, यूपी का एक जिला है प्रतापगढ़। सराय नाहर, सराय नाहर महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। महदहा भी इंपॉर्टेंट है, दमदमा भी इंपॉर्टेंट है। दमदमा से मैंने अभी 3 कंकाल को बताया था, 3 कंकाल मिले हैं। ठीक है, महदहा, ये भी ध्यान रखना है। अब तमिलनाडु, पेयमपल्ली, तमिलनाडु की पेयमपल्ली देख लेते हैं। ठीक है, ये पेयमपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में बागोर है, बागोर सभ्यता भी कहते हैं इसको। बागोर में एक जगह का नाम है, तो राजस्थान में हो गया बागोर, ये ध्यान रखना है। बिहार में पैसरा है, बिहार का जगह पैसरा और चिराद। ठीक है, तो बिहार की 2 कौन सी जगह है? पैसरा और चिराद। ये पैसरा के ऊपर क्वेश्चन आया था, अभी मैंने आरो यारो मेंस का बताया, एक जगह था पैसरा उसमें। कश्मीर में बुर्जहोम और गुपकराल, ये बुर्जहोम और गुपकराल तो मुझे लगता है कि जो पहले तैयारी कर रहे हैं पहले से, ये लोग जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का जो एक 100 मिला था,
ये यहीं से मिला था, कश्मीर से ही। ठीक है, तो बुर्जहोम से मिला था, और गुपकराल भी कश्मीर में है। ये भी है, कनिष्कपुरा भी है, तो ये भी ध्यान रखिए कि बुर्जहोम और गुपकराल के बाद कनिष्कपुरा भी कश्मीर में ही है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर है। बीरभानपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ये ध्यान रखना है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल थे, एक बार इसको देख लीजिए, और हो सके तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूट्यूब से पढ़ने के बाद केवल मोबाइल में देखेंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आप देखें और भूल जाएंगे। अगर यूट्यूब से मतलब बहुत अच्छी इफिशियंसी के साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो एक नोट पैड या एक रजिस्टर लेके बैठो, आप कॉपी पेन लेके बैठो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको लिखते रहिए, और टेबल चेयर पे बैठिए। ऐसा नहीं लेट के देख रहे हो और देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो आप प्रॉपर यूज करिए टेक्नोलॉजी का, यूट्यूब का भी। तो ये था महत्वपूर्ण पाषाणिक स्थल, ये लास्ट में है पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक बार मैं 5 सेकंड का मतलब पॉज लेता हूं, आप लोग देख के इसको एक बार अपने दिमाग में सोचिए कि इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए मैं बताता हूं, ये कब क्वेश्चन आया था? 2021 में आया था, प्रीलिम्स में। ये पिछले बार ही क्वेश्चन आया था, देखिए मैंने कहा था ना पिछली बार क्वेश्चन आया था, पिछली बार आया था, तो इस बार बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आया कुछ ना कुछ। और देखिए थोड़ा डिटेल में भी जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाके पूछा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अभी मैं बता भी रहा था कि कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। लहुरा देव से। ये कहां पे है? संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिला। देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पज क्या रहा होगा, क्योंकि लहुरा देव मिला 9000 से लेकर 8000 बीसी के आसपास यूपी में, जबकि मैंने कहा 7000 बीसी के आसपास मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे था? पाकिस्तान में था। तो पहले लहुरा देव के मिलने के पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। तो एग्जामिनर ये देखना चाहता था कि आप कितना अपडेट हो, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा कि आप कितना अपडेट हो इन सब चीजों को लेकर। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ये मैंने अभी बताया। जो प्राचीनतम अनाज थे जौ और धान थे, ये भी सच है। तो इसमें क्या होगा? दोनों पॉइंट सही होंगे। उत्तर है सी ऑप्शन, इसमें दोनों पॉइंट सही होगा, ये उत्तर होगा। तो जिन्होंने डिटेल में पढ़ाई करी होगी उन्होंने सही उत्तर भी दिया होगा। और इस बार तो कंपटीशन और भी ज्यादा टफ है, 12-13 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और 300-350 सीटें हैं मात्र। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आया था मेंस में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था आरओ मेंस 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थल, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, भौगोलिक रूप से इनको पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना है। पश्चिम से मतलब इधर से व्यवस्थित करना है। ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम, और ये पूर्व, इनको व्यवस्थित करना है। कौन कौन सा है?
देखिए पैसरा मैंने कहा था बिहार में है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ में है। और लखैया कहाँ है, मिर्जापुर में है। अब देखिए सबसे पहले प्रतापगढ़ आएगा, क्योंकि मिर्जापुर वैसे भी बिहार का बॉर्डर है, तो ये पूरब की तरफ आएगा। तो प्रतापगढ़, तो महादहा यानी 4, ठीक है। उसके बाद आएगा लखैया यानी 2, और उसके बाद आएगा बिहार यानी 1, और पश्चिम बंगाल वाला सबसे पूरब की तरफ है, बिरभानपुर सबसे पूरब में यानी पश्चिम बंगाल में है, तो आएगा 3। तो 4, 2, 1, 3 कौन सा हो गया उत्तर, उत्तर सी हो गया। ये ऑप्शन सही है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टफ माने जाते हैं, क्योंकि एक तो टफ इसलिए माने जाते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक तो इतने अजीब अजीब नाम है, यही नहीं ध्यान रहता। पहला चीज इतने अजीब नाम है, यही ध्यान नहीं रहता। और दूसरा चीज अगर ध्यान भी रहे, चलिए लखैया और महदहा का अगर ध्यान रहे, 2 का अगर ध्यान रहे, तो इसका नहीं ध्यान रहेगा कि ये कभी पढ़े नहीं रहेंगे पैसरा, या बिरभानपुर कभी नहीं सुने रहेंगे। तो देखते हैं अगर 2 आपको पता होता, लखैया और महदहा, तो क्या उत्तर निकल जाता। देखते हैं, सपोज करिए आपको 2 पता है, लखैया मिर्जापुर में है और महदहा प्रतापगढ़ में है, ठीक है। लखैया मिर्जापुर और महदहा प्रतापगढ़, ठीक है। अब बाकी 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन बचे, तो 2 ऑप्शन में पहले तो सबसे पहले ये आप पता लगाएंगे, इसमें मुश्किल होगी कि है कहाँ ये जगह, ये जगह है कहाँ। अगर ये मैचिंग वाले क्वेश्चन होते, अगर ये क्वेश्चन मैचिंग वाले होते, ए ऑप्शन इधर रहता और बी ऑप्शन इधर रहता, कि मैचिंग करने रहते, तो 2 तो मैच हो गए, सपोज करिए 2 मैच हो गए। अब आपको 2 और मैच कराने थे, लेकिन मैचिंग वाला क्वेश्चन है नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ रखना है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि जगह किस जगह पे है, ये बिहार में है कि कहाँ पे है, या ये बिरभानपुर कहाँ पे है, बंगाल में है कि कहाँ पे है, अगर आपको ये नहीं पता है तो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये मैचिंग वाले क्वेश्चन होता तो 2 ऑप्शन मैच कराने पे हो सकता है उत्तर निकल जाता, तो मैचिंग वाले है नहीं, इसको पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना है। तो इसमें चारों उत्तर आपको पता होगा जब ही हो पाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ गया, ये भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था। 3 मानव कंकाल की भी मैं बात कर भी रहा था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं, ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं, कुछ है आगे, कुछ है नहीं। तो ये आज का क्लास था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसका उत्तर मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करके डेली एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे, और बाद में जब ये कवर हो जाएगा तो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो और भी नए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो मुझसे जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं उतना ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल जाए और क्लियरिटी के साथ मिले, ताकि आपका एग्जाम इजीली पास हो सके, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे जुड़ने के लिए नोटबुक आईएएस को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद साथियों।